करीब हैं महाराणा सांगा की स्मृति के स्थान से थोड़ी सी दूरी पर ही बहुत बड़े एक ऊंच स्थान पर बनाया गया है, जहां पर महाराणा सांगा और अपने सामंतों के साथ में स्टैचू के साथ में खड़े हुए हैं। बीच में आपके महाराणा सांगा की स्मृति में आपका उनका स्टैचू बना हुआ है और साथ में उनके सामंत। तो वहाँ पर हम जाके चर्चा करेंगे इनके बारे में कि क्या वजह थी महाराणा सांगा इस युद्ध में बाहरी सेना के साथ में, और ऐसी क्या वजह नहीं थी युद्ध में अपनी पराजय देखनी पड़ी थी। लेकिन अगेंस्ट में इब्राहिम लोदी से युद्ध जीता था। फिर उसके बाद में बाबर आया, बाबर ने युद्ध चढ़ाई की और फिर आपका बयाना का किला है वो भी महाराणा सांगा ने 2 बार वहाँ से जीता था। तो ये सारी चीज़ें थी जो क्या वजह रही थी, वही मैं इसके बारे में आपसे बताने वाला हूँ। चलो आगे चलते हैं पहले हम और देखते हैं पूरी स्मृति। हुए राजा मैदनी राय और राजा हसीन खां मेवाती। तो साथियों ये महाराणा सांगा के सावंत थे जो उनको सलाह दिया करते थे। और आपने सुना होगा जब महाराणा प्रताप का युद्ध था उनमें भी हकीम खां सूर जो सेनापति की अगुवाई कर रहे थे, उन्हीं में से एक भी जो कि मुस्लिम ही राजा थे, राजा हसीन खां मेवाती, तो उनके साथ थे। तो ये युद्ध सिर्फ एक क्षेत्रवाद को लेकर युद्ध था, अपनी राजाशाही बनाने के लिए, क्षेत्र पर अधिकार करने के लिए युद्ध था। कोई जातिवादी युद्ध नहीं था, कोई धर्म के प्रति किसी का कोई ऐसा कुनीति नहीं थी कि हमें यहाँ पर जिस धर्म को हराना है उस धर्म को उसको चेंज करना, ये इस प्रकार की कोई ऐसा वो नहीं था सिर्फ। तो साथियों जो बाबर का जो मेन उद्देश्य था भारत में आना और कैसे युद्ध लड़ना, ये सारी जो विसंगतियाँ उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। और साथ में हम ये भी चर्चा कर लेते हैं कि महाराणा सांगा यहाँ पर युद्ध क्यों अपनी पराजय देख पाए थे। ये भी बहुत बड़ा एक चिंता का विषय था। कहा जाता है, एक में एल्फिस्टिंग है, एल्फिस्टिंग ने कहा गया अपनी बुक में, महाराणा सांगा जब बयाना का किले से अपनी सेना के साथ में जब बाबर की सेना को पूरी तरह से खदेड़ दिया था। शॉर्ट फॉर्म में आपको बताऊं तो इस आका जो व्यक्ति थे उन्होंने बाबर ने वहाँ पर भेजा था अधिग्रहण करने के बयाना के किले को, लेकिन वहाँ से वो असफल हुए थे और राणा सांगा ने उनको बड़ी चतुराई से पूरी मुगल सेना को वहाँ से खदेड़ दिया था। लेकिन उसके बाद में एक और सेना आए थे और बाबर ने एक और सेना अपना सेनापति भेजा था, तो उनको भी 2 बार वहाँ से पराजय देखनी पड़ी थी। और फिर वहाँ से ज़्यादा समय न लेते हुए बाबर ने बड़ी समझदारी के साथ में अपने सैनिकों का मनोबल बढ़ाया। और उन्होंने ये कहा था कि बाबर ने ये कहा था कि मैं आप मेरी शराब पीने से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, मैंने अपनी शराब छोड़ दूंगा। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे उद्देश्य दिए थे। अपनी जो भी जिस सोने चांदी के जो भी बर्तन थे पूरे से कूट पीट के अपने गरीब जनताओं में बांट दिया था। वो भी वहाँ से एक पूरा अपनी इमेज थी वो एक अच्छी सुधारना चाहते थे। तो इस प्रकार के कुछ ऐसे उनकी कूटनीतियाँ रही थी। तो उन्होंने यहाँ पर जो यानी कि जो खानवा का मैदान है 13 मार्च को तुम्हारा यहाँ पर पूरी तरह से अपनी सेना व्यवस्थित कर ली थी, यानी कि 26 फरवरी पर आ गए थे और अपनी जो सेना के साथ में जो भी गोला बारूद जो भी थी अपनी सेना की व्यवस्था पूरी तरह से यहाँ पर कर ली गई थी। तो लेकिन जो तुम्हारे महाराणा सांगा थे वो युद्ध हुआ था 17 मार्च को खानवा का युद्ध हुआ था और महाराणा सांगा मात्र 3 दिन पहले से ही युद्ध में आए थे, यानी कि 13 मार्च, यानी यहाँ देखने वो बाबर था जो 26 फरवरी को ही यहाँ आ चुका था। उनको पास इतना टाइम मिल गया था अपनी सेना को पूरी तरह से व्यवस्थित करके एक रणनीति बना सकें। तो उसमें 3 कारण रहे थे जो कि एल्फिस्टिंग ने कहा गया था कि बाबर की सेना को बयाना के किले में हराने के बाद में जो महाराणा सांगा का जो विलम्ब जो कि दूरी जो कि घबराहट थी मुगलों की, उस पर तुरंत एक और युद्ध कर देना वो बहुत बड़ी गलती थी। तुरंत युद्ध नहीं किया था महाराणा सांगा ने, वो सीधे से दिल्ली पर सत्ता हथियाने के बजाय वो सीधे उत्तर भारत की तरफ लौट गए थे। तो वो बहुत बड़ा एक। और दूसरी विसंगतियां गोपीचंद हीराचंद ने अपने स्रोत में कहा है कि एक ऐसी स्थिति ऐसी रही थी जब पूरी तरह से बयाना का किला महाराणा सांगा जीत चुके थे, तो बाबर की सेना से दोबारा युद्ध लड़ने में इतनी जो दूरी क्यों गैप बनाया था, तो वो भी एक था। और दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी कि उसमें यह कहा गया गोपीचंद हीराचंद ओझा ने कि महाराणा सांगा की सेना को एक भीड़ के समान बताया गया था। उसी तरफ दूसरी ओर बाबर की सेना को एक
अनुशासित सेना के रूप में बताया गया था। यानी कि महाराणा सांगा की जो सेना थी वो एक भीड़ के समान बताई थी। उनकी कोई भी एक ऐसा वो नहीं था कि जहाँ पर मोर्चा संभालना, कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी की जाती है युद्ध जब लड़ा जाता है, तो इस प्रकार का कोई भी ऐसा वहाँ पर नियम या निर्देश किसी द्वारा नहीं। भीड़ काफ़ी थी, जनता काफ़ी थी, लोग काफ़ी थे, राजाएं बहुत थे। जेम्स टाउन ने भी कहा गया अपने स्रोतों में, काफ़ी राजाओं के साथ युद्ध लड़ा करते थे। और सबसे बड़ा कारण ये था कि इसमें बाबर ने ये तुगलगुमा एक पद्धति थी, तुगलगुमा एक युद्ध पद्धति के माध्यम से युद्ध लड़ा था। तुगलगुमा ये पद्धति हुआ करती थी कि एक पश्चिम की तरफ आएगा, एक दक्षिण की तरफ आएगा, और जो 25% सेना रहेगी वो पीछे इस तरफ बाहर खड़ेगी। तो इस प्रकार की जो तुगलका पद्धति थी वो इब्राहिम लोदी के खिलाफ भी बाबर ने भी आजमाई थी। तो उसमें बाबर ने बहुत अच्छी तरह से जीत हासिल की थी अगेंस्ट में इब्राहिम लोदी के। और ये सेम विसंगतियाँ विडंबनाएं महाराणा सांगा के साथ भी हुई थी। तो साथ ही ये हार के कारण रहे थे। और आप देख सकते हैं कि जब ये 80 घाव और आपके एक आंख ना होना, एक हाथ ना होना, एक पैर ना होना, उसके बावजूद भी आप युद्ध के मैदान में खड़े होना, तो बहुत बड़ा जज्बे का काम होता है। और ऐसे वीर महापुरुष, ऐसे मेवाती सेना को मैं सलाम करता हूँ। वाकई बहुत ज़बरदस्त उत्साह था, लेकिन आप पूरी तरह से उस युद्ध के मैदान में डटे रहे। कहा जाता है वो घायल हो गए थे तीर कमानों से, और बाबर की सेना की तरफ से तोप और गोले भी दागे गए थे। तो साथियों, ये कहा जाता है कि जब आप युद्ध एक सही अनुशासन के साथ में लड़ते हैं भीड़ के बजाय, तो आपकी जीत वाकई बात निश्चित ही होती है। लेकिन ये सारी जो विसंगतियाँ मैंने आपको पूरी स्टोरी कवर की दी है। अभी मैं आपको जो इस प्रकार से जो आपकी जो दिखा रहा हूँ मैं, कि ये पूरा क्षेत्र है वो खानवा का मैदान है, जहाँ पर जिस तरीक़ा से युद्ध लड़ा गया था। के बाद से ही मुग़लों की जो स्थायी रूप से भारत में एक शासन हो गया था। बाबर के बाद में फिर हुमायूं, अकबर, जिस प्रकार से ये चलता रहा था। तो यही मेन कारण था। बाकी का बहुत बड़ा इतिहास है मेवाड़ का और महाराणा सांगा का। आगे की स्टोरी में भी आप ऐसे कुछ आप देख पाएंगे, बहुत ही इंस्पिरेशन स्टोरी है बड़े बड़े किलों के बारे में। तो साथियों, मैं इसी के माध्यम से आपसे विदा लेना चाहूँगा। बहुत ही जल्दी एक नए ब्लॉग में आपसे मिलूँगा, एक नई स्टोरी के साथ में, एक नए परिचय के साथ में, और एक बहुत ही कॉन्क्लूजन जिसको पूरी तरह से दूध का दूध और पानी का करते हुए। तो साथियों, ये बहुत बड़ा जो मैंने आपको सब्जेक्ट दिया था, इसके बारे में आप स्टडी करना चाहे स्टडी कर सकते हैं। और नए हैं, युवा हैं, आप किसी प्रतियोगिता में आप हिस्सा ले सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहेगा। तो साथियों, जय हिंद, जय भारत, और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार साथियों।